चलिए आइए शुरू करें। मैं ले आया हूं आपके लिए एचडीएफसी बैंक का बैलेंस शीट, उसका शेड्यूल ऑफ अकाउंट्स है। ये एचडीएफसी बैंक का बैलेंस शीट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सिक्योरिटाइजेशन ये लोग बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन का जो बेसिकली इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में कभी दिखता नहीं, ठीक है। जैसे आज एचडीएफसी बैंक के पास रिसीवेबल्स है, तो उसने अगर सिक्योरिटाइज करा लिया तो रिसीवेबल सोल्ड फॉर कैश, इट विल कम इन कैश एंड रिसीवेबल्स बैलेंस विल बी वाइप्ड अवे। तो बैलेंस शीट देख के किसी को पता चलेगा सिक्योरिटाइजेशन हुआ है? नहीं। तो इसलिए सिक्योरिटाइजेशन को बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन। ओके, तो जो चीज बैलेंस शीट देख के नहीं पता चलता उसको बैलेंस शीट का शेड्यूल देख के या फुटनोट देख के समझ में आता है। तो एक ट्रू इन्वेस्टर को किसी भी जगह इन्वेस्ट करने के पहले एज एन इक्विटी शेयर होल्डर उसका पूरा बैलेंस शीट पढ़ना चाहिए, इंक्लूडिंग द फुटनोट्स एंड शेड्यूल्स। तो मैं आपको एक फुटनोट उनका पढ़ा रहा हूं, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। पढ़ने में आ रहा है, बहुत छोटा छोटा है। द बैंक सिक्योरिटाइजेज आउट इट्स रिसीवेबल्स टू स्पेशल पर्पज व्हीकल्स इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस. Such securitized out receivables are derecognized in the balance sheet when they are sold. True sale criteria being fully met with and consideration is received by the bank. Sales or transfers that do not meet these criteria for surrender of control are accounted for as secured borrowings. In respect of receivable pools securitized out, the bank provides liquidity, मतलब बैंक क्रेडिट एनहांसमेंट के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रखा है, एंड क्रेडिट एनहांसमेंट्स as specified by the rating agencies in the form of cash collaterals or guarantees and or by subordination of cash flows in line with RBI guidelines. The bank also acts as servicing agent for receivable pools securitized out. Servicing agent is that receiving and paying agent. The bank also enters into transactions for transfer of standard assets through the direct assignment of cash flows. ये थोड़ा टेक्निकल पैरा लग रहा है आपको, एक बार इस पैरा को छोड़ दो। In relation to securitization transaction undertaken prior to aforementioned RBI guidelines, including those undertaken through the direct assignment route, the bank continues to amortize the profit or premium that arose on account of sale of receivables over the life of the securities sold. Correct? Any loss arising on account of sale of receivable is recognized in the statement of PL for the period in which sale occurs in accordance with the RBI guidelines. Just for realistic study. किस लिए किया? ये एग्जाम में कोई बैलेंस शीट पूछने का नहीं है, बट एसोसिएट करना है दिमाग को। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, कोई भी चीज को जब आप पढ़ते हो तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक या दो टॉपिक में ना डेप्थ तक घुस जाओ। डेप्थ तक मतलब एज इन कि आप उसका पूरा रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ रिसर्च करके बैठ गए। अगर वो एक्सेल में वर्किंग हो सकता है तो एक्सेल में वर्किंग किया, अगर वो गूगल कर सकता है तो गूगल देखा, अगर यूट्यूब में उसका कुछ वीडियोस देखना है तो वो देखा, अगर कोई रियल वर्ल्ड का बैलेंस शीट निकाल के उसके बारे में पढ़ा तो वो पढ़ा। एक टॉपिक को डेप्थ के तक जाके जब देख के आओगे तो ऑब्वियसली उससे आत्मा जुड़ जाती है वो टॉपिक में ना। फिर ऐसा मेमोरी आ जाता है कि कोई भी उसके बारे में कुछ पूछता है ना, आप इतना कॉन्फिडेंटली बताते हो बिना कुछ देखे रेफर किए, क्योंकि आपने उसमें इतना रिसर्च किया हुआ है। कोई आपको उसमें पीछे नहीं कर सकता। आप बोलोगे अरे मैं कहां तक गया हूं उस टॉपिक में, तुम लोग जानता नहीं, तो मेरे को बहुत दूर तक का मालूम है। तुम जो सोच रहा है वो एकदम ऊपर ऊपर का सोच रहा है, मैं अंदर तक घुसा हुआ हूं, मेरे को बताने का मौका तो दो। और ऐसा एक दो टॉपिक होते ही ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो पता नहीं शायद वो सब्जेक्ट आपका आगे का पूरा एक्सपर्टाइज बन गया कि आप इसी को लेके अपना प्रोफेशनल करियर बना रहे हो।
और फाइनेंस एक ऐसा चीज है जिसमें वाकई में आप कुछ कर सकते हो, वाकई में ऐसा कुछ है। बाकी सब्जेक्ट में तो सभी कर रहे हैं, टैक्सेशन में तो सभी कर रहे हैं, बट टैक्सेशन में जो कर रहे हैं वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, आईटीओ से सेटिंग। बोलते टैक्सेशन एक्सपर्ट, व्हाट आर यू डूइंग, आईटीओ सेटिंग। आईटीओ को कैसे खोपचे में लेना है, यही तो कर रहे हैं। ऑडिटर तो सभी बनते हैं बट नेचुरल, देन यू आर फॉलोइंग जस्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स, दैट्स इट। व्हाट स्पेशल यू आर डूइंग, स्पेशल करने जाते तो पीडब्ल्यूसी जैसा कांड हो जाता है। बट यहां पे तो आपके पास बहुत स्कोप है और इतना इमर्जिंग है, इतना इमर्जिंग है, आप सोच नहीं सकते। और ये ऐसा है ना कि सबको इसकी जरूरत है। फाइनेंस किसको नहीं चाहिए, बड़े बड़ों को भी चाहिए तो छोटे छोटों को भी चाहिए। घुसना पड़ता है, थोड़ा सा घुसना पड़ता है। आप कभी स्टॉक मार्केट में अगर इन्वॉल्व हुए हुए हैं, किसी बैंक का स्टॉक लिए हुए हैं, तो उसका भी एक बार बैलेंस शीट पढ़ के तो देखो। जो पढ़ाई में आते हैं उसको पढ़ के देखो कि उसका बैलेंस शीट में सिक्योरिटाइजेशन का क्या लिखा हुआ है, वो लोग सारा पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं फॉलो कर रहा, कहीं डिफॉल्टर होगा तो यहां मेंशन होगा, तो आपको उस बैंक से निकल लेना चाहिए तुरंत। ओके, आइए अब हम लोग थोड़ा और जनरल बातचीत करेंगे। ये 7 नंबर पॉइंट हो गया दोस्तों, 8 नंबर पॉइंट में आ जाइए। पॉइंट नंबर 8, इट इज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इसमें 2 आ रहा है, one is recourse, another is non-recourse. Anyone knows about it? Recourse, non-recourse क्या होता है? ओरिजिनेटर के पास वापस जा सकते, किस लिए? हाँ, डिफॉल्ट के केसेस। वेरी गुड। रिकोर्स में लायबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज विथ, who will bear the liability of default? Originator. Bad debt is borne by the originator. Bad debt is borne by the originator. Non-recourse में हाँ, investor. Bad debt is borne by the investor. तो ये तो इन्वेस्टर के लिए बहुत खतरा हो गया, तभी तो लेमन ब्रदर्स डूबा। अब आपको आज करना क्या है, यहां से जाते जाते अगर जैसे ट्रांसपोर्ट में हैं आप, कम्यूट कर रहे हैं, मोबाइल चालू करिए, लेमन ब्रदर्स का कांड को पढ़िए, वो क्यों डिफॉल्ट किया। लेमन ब्रदर्स ने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर लिया था, रिकोर्स उसमें था नहीं, नॉन रिकोर्स था, सब प्राइम मॉर्गेज था वो भी, और उसमें सारे डिफॉल्टर्स ही थे मोटा मोटी, और अच्छा खासा रुपया लगा दिया, अपना पोर्टफोलियो को बचा नहीं पाया और सारा रुपया डूब गया, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं रियलाइज हुआ। अरे वो यूएस में इशू क्या हुई कि रियल एस्टेट मार्केट, जैसे एक होता है ना, हर एक चीज का साइक्लिकल इफेक्ट है। आज जो चीज ऊपर है कल वो नीचे होता है, ये चीज आपको मान के चलना है। हमेशा ऊपर 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 कुछ भी नहीं जाता लाइफ में, ठीक। ये साइक्लिकल इफेक्ट को आपको समझना जरूरी। तो यूएस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ लैंड वैंड एलोकेट किए कि यहां पे अर्बनाइजेशन और करो, रियल एस्टेट कंपनीज को बढ़ावा दिया। रियल एस्टेट कंपनीज बहुत बड़ा बड़ा प्रॉपर्टीज मार दिया, ठीक। तो प्रॉपर्टी सस्ता था तो सब कोई प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किए। और यूएस में एक सिस्टम है कि अगर आपके पास अपना ओन्ड प्रॉपर्टी है ना, तो आपको गवर्नमेंट से पेंशन मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, हर सिटीजन को। यहां पे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा कि नहीं उसका भी गारंटी नहीं है इंडिया में, बट वहां पे हर सिटीजन को मिलता है।
बट कंडीशन आपके पास अपना घर होना चाहिए। तो सबका वहां पे एक ड्रीम होता है कि हम लोग कैसे ना कैसे अपना घर जरूर बना ले, ओन्ड ओनरशिप होम जरूर हो वहां पे। तो सबने अपना वो सपना पूरा करना शुरू किया। प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आ गया। बूम आ गया तो रियल एस्टेट कंपनीज बहुत सारी और आने लग गई, सप्लाई बढ़ाने लग गई। बट यूएस की जनता तो लिमिटेड ही है, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी बनाने लग गए, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी बनाने लग गए, तो वो लोग अब प्रॉपर्टी ले नहीं रहे। सप्लाई बिकम मोर देन डिमांड। उतना कैलकुलेशन इकोनॉमी में हुआ नहीं, बैलेंसिंग हुआ नहीं। तो जिनकी प्रॉपर्टी बनी हुई है वो क्या करें, वो भाड़े पे देने लग गए। और वो भाड़ा इतना कम होने लग गया कि जो लोन का ईएमआई था उसके सामने वो बहुत कम आने लगे। तो सिटीजन लोग क्या करे, वो बोल रहा है हम ईएमआई इतना भरते भरते तंग हो गया है, दुखी हो गया है, और वहां भाड़े पे लेके रह जाएं तो इससे लैविश होम मिलेगा। तो ये लोग डिफॉल्ट करने लग गए, लोन रीपेमेंट करना बंद कर दी। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, यूएस में कोई वैसा कोई एथिक्स कल्चर समाज उमाज का चक्कर तो है नहीं। हमारे इंडिया में क्या है, दो आदमी आके दो बात बोल देते तो अपने तो पूरा बेइज्जत हो जाते हैं। वहां पे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बोले आके दो बात बोल रहे, ओके यू वांट मी टू एम्प्टी दिस हाउस, आई विल एम्प्टी दिस हाउस राइट नाउ। गया, पैकिंग किया, जा ले ले अपना घर निकल गया। कोई अकेले रहने वाला लोग, परिवार वरिवार समाज का कोई मतलब नहीं, लेके पैकअप करके कोई भाड़े का घर में घुस गया, ले लो घर। अब बैंक के पास जो घर आ रहा है वो भी तो नहीं बिक रहा, क्योंकि मार्केट तो स्लम में चल रहा है। बैंक को घर का भी क्या करे, बैंक को घर में इंटरेस्ट थोड़ी है, बैंक को तो पैसों में इंटरेस्ट है। डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। रीपोजेस कर रहा है तो रीपोजेस के बाद रीसेल वैल्यू नहीं मिल रहा है, नो वन इज रेडी टू बाय इट अगेन। बैंक चाह रहा है कैसे भी कुछ भी मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा है। सोच पा रहे इकोनॉमी का क्राइसिस। और जिन्होंने ओरिजिनली घर लिया हुआ था, करेक्ट, उनका सारा रिसीवेबल सिक्योरिटाइज हो चुका था ऑलरेडी। तो जो इन्वेस्टर्स थे उनके ऊपर नॉन रिकोर्स के कारण कोई ऑप्शन नहीं था कि वो जाके उस बैंक को बोले कि भैया मुझे रिपेमेंट दो। और वो इन्वेस्टर आम इन्वेस्टर नहीं था, वो सारे इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, लेमन ब्रदर्स के टाइप के। बड़े बड़े रुपए, मोटा मोटा रुपया। पहले ये सर्कुलेशन जो होता था ना सिक्योरिटाइजेशन का, पूरा क्लोज ग्रुप सर्कुलेशन होता था। जिनके पास पैसे वो इन्वेस्टर बनते थे। तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते थे। ओके, जैसे आज एक मैं बैंक हूं, मेरे ऊपर कई बार सेक्टोरल गाइडलाइंस होता है। मेरा जो सेंट्रल बैंक है वो बोलता है कि मुझे बैंक चलाने के लिए हाउसिंग लोन मिनिमम अपने टोटल एडवांसेस का इतना % रखना होगा। अब मैं किसी को हाउसिंग लोन दे ही नहीं पा रहा हूं, तो मेरे पास एक रियायत है कि मैं हाउसिंग लोन का सिक्योरिटाइजेशन किया हुआ सिक्योरिटीज भी होल्ड करके रखा हूं, तो इनडायरेक्टली मैं सेक्टोरल गाइडलाइन मीट कर रहा हूं। समझे? मैं एक बैंक हूं जिसके ऊपर एक गाइडलाइन है कि आपको अपना एडवांसेस का 20% हाउसिंग लोन में देना ही होगा, इसी से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। बट मैं तो दे ही नहीं पाया, तो मैं सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट में 20% अगर होल्ड कर लेता हूं तो मैं उसका गाइडलाइन मीट कर गया। अब वो नॉन रिकोर्स सिक्योरिटी था, तो सोचो गया ना, मेरा तो दिवालिया हो गया अगर वो रिपेमेंट नहीं आया तो। तो इसी को प्रोटेक्शन देने का तरीका हम लोग खोज रहे हैं। इसलिए नॉन रिकोर्स में अब नया सिस्टम क्या चालू हुआ कि इंश्योरेंस करा लो, इन्वेस्टर को इंश्योरेंस पॉलिसी में लो। मतलब एसपीवी इंश्योर करेगा कि जो नॉन रिकोर्स सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाए। इट कैन बी बैक्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज, कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा और वो लॉस को मेकअप करेगा। ठीक है? नाइन्थ,
अब आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी तक सुना, उसको समराइज करने के लिए इन द नेम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन हम लोग तीन तरह से बात करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग रेज करें इसमें, टू एन ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर को क्या क्या बेनिफिट मिला। टू एन ओरिजिनेटर, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, पैसे भी आ गए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी बुक नहीं हुआ। मैंने क्या स्टार्टिंग किया था, रिसीवेबल्स है तो लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स होता है, लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स होता है तो एसेट साइड में पैसे आए, लायबिलिटी साइड में एक लायबिलिटी खड़ी करो। करेक्ट, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चरिंग सोचो। और ये क्या हुआ, रिसीवेबल सोल्ड फॉर कैश, तो रिसीवेबल बिक गए, रिसीवेबल कम हो गया, कैश बढ़ गया, लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लिखिए इसमें पॉइंट, रिसीवेबल्स सोल्ड इन कैश, रिसीवेबल्स सोल्ड इन कैश without booking any liability for special purpose vehicle even in cases of recourse। कोई लायबिलिटी बुकिंग नहीं होगा, इवन इन केसेस ऑफ रिकोर्स। समझे क्या? तो आपको हमेशा किसी बैंक का स्टॉक लेने के पहले ये देखना चाहिए, एनबीएफसी का स्टॉक लेने के पहले देखना चाहिए भैया ये सिक्योरिटाइजेशन में कितना बड़ा एक्सपोजर ले रखा है, और वो रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स था वो पता लगाना जरूरी है। नहीं तो पता चला बैलेंस शीट में बहुत लिक्विडिटी भी दिख रहा है और कब उसके ऊपर क्या लायबिलिटी घूम जाएगी मालूम ही नहीं है, और अब फंसेंगे आप इन्वेस्टर। मैं तो एज एन इक्विटी होल्डर की बात कर रहा हूं, किसी बैंक का स्टॉक का इक्विटी शेयर होल्डर लेने के, इक्विटी शेयर होल्डर बनने के पहले। नंबर बी, ये बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है, ओरिजिनेटर कैन फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटीज, फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटीज। Number C, originator can focus on their core activities. Number C, it does not increases financial risk. Okay. जैसे बैंकों के लिए स्पेसिफिकली इसी में आता है कि फॉर बैंक्स देयर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स डजंट गेट अफेक्टेड। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म सुने क्या आप? बैंकों का एक रिस्क लेवल होता है कि वो लोग कितना रिस्की एसेट्स अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। आज रिसीवेबल्स एक तरह से तो रिस्की एसेट है ही बैंक के लिए। हाँ, बैंक के लिए रिसीवेबल्स रिस्की एसेट, और वो बेच दिया, पैसे आ गए, तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म में जो रिपोर्टिंग करना वो बेटर हो जाता है। For banks, it is easy to maintain their capital adequacy norms. It is easy to maintain their capital adequacy norms. Number D, जैसे यहां पे ओरिजिनेटर जो फाइनेंस उठा रहा है,
अगर वो बोरो करता तो उसको केडी देना पड़ता, केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। देखा गया है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो प्रीमियम कमा लेता है, मतलब देने के बजाय ले लेता है। इंटरेस्टिंग है ना। एंड वो सारा कैसे पॉसिबल हो पाता है, यू नो, बाय क्रेडिट एनहांसमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सेट करके। ओरिजिनेटर को दो चीज को सेट करना है, क्रेडिट रेटिंग को एश्योर करना है, एजेंसीज को एश्योर करना है कि हम लोग जो पैटर्न आपको दिखा रहे हैं वो सब लॉजिकल है, फंडामेंटली सही है, और क्रेडिट एनहांसमेंट का सपोर्ट दिखाते रहना है। थर्ड पार्टी से कोई सेटिंग करके दिलवा दिया, तुम गारंटी दो मेरे बिहाफ में, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, तो उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस में केडी के जगह इनकम आ जाता है। करेक्ट। ओरिजिनेटर कैन रिड्यूस इट्स cost of funding by resorting to credit enhancement and credit rating. दूसरा, टू एसपीवी। एसपीवी को क्या फायदा है? देखो, एसपीवी दो तरह से बनता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एक, वो इसी पर्पस के लिए बनेगा और उसके बाद उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। और दूसरा, जब वो प्रोफेशनल हो गया है तो वो और भी बहुत सारे अलग अलग रिसीवेबल्स को लेके अलग अलग ओरिजिनेटर्स को इन्वॉल्व करके सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को प्रोफेशनली कर सकता है। करेक्ट। तो एसपीवी के लिए वही पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूं, कैन क्रिएट अ पूल ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज हैविंग डिफरेंट risks and return। हो सकता है वो सेम ओरिजिनेटर से ही कर रहा हो सकता है डिफरेंट ओरिजिनेटर से कर रहा हो। नंबर बी, कैन इशू सिक्योरिटीज इन ट्रांचेस। ट्रांच समझते हैं क्या? फेज। वेरी नाइस। कैन इशू सिक्योरिटीज इन ट्रांचेस। यू राइट, ट्रांच इज accumulation of similar risk securities and can be attractive even to small investors। and can be attractive even to small investors। ठीक है। then to investors, number A, diversification of risk by holding securities of different tranches number B, if investor is a bank, if investor is a bank
that has a regulatory requirement of investing in different sectors. That has a regulatory requirement of investing in different sectors, comma, it can invest in their securities, correct? Number C, regulated debt market. रेगुलेटेड मतलब समझ गए क्या, जिसमें कुछ गवर्निंग बॉडीज हैं जो इन सबको देख रही है, तो इट इज अ रेगुलेटेड डेट मार्केट, तो दैट्स अ बेनिफिट टू इन्वेस्टर दैट दे कैन गेट सम प्री डिफाइंड रिटर्न्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट. आइए नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट. पॉइंट नंबर 10, टाइप्स ऑफ securitized instrument. Types of securitized instruments. इसमें 3 टाइप आता है, बट पहले 2 लिखेंगे, तीसरा बाद में लिखेंगे. पहला लिखिए, ये नंबर 1 है, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स. पीटीसी बोलते हैं इसको, पीटीसी. नंबर 2 है पे थ्रू सिक्योरिटी. कुछ क्लिक करता है नाम से, क्या हो सकता है ये? मतलब जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स है वो 2 तरह के, एक पास थ्रू है, एक पे थ्रू है. मैंने ऐसे हिंट सारा ही दिया हुआ है. सिक्योरिटी के टाइप है पास थ्रू, पे थ्रू. नहीं, ऐसे गैस, जैसे अरे फाइनल का बच्चा हार थोड़ी मानता एग्जाम हॉल में, कुछ तो लिखेगा यार, ऐसे छोड़ेगा क्या? कुछ तो सोचो, कुछ क्लिक कॉमन सेंस से कर. पास थ्रू, पे थ्रू, इंग्लिश मीनिंग में जाओ ना. पास थ्रू और पे थ्रू में फर्क ये है कि एसपीवी, जब मैंने बोला ना, एक स्पेशल पर्पस के लिए ही बना है, काम खत्म, उसको वाइंड अप. तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे उसके पास ओरिजिनेटर से रुपए आएंगे, रिकवरी आएंगे रिसीवेबल्स के, उसको वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बना के इन्वेस्टर को पास थ्रू करेगा. समझे क्या? लिया इस हाथ, लिया इस हाथ दिया, बस उसका काम यही है. पास थ्रू सर्टिफिकेट इशू करता है वो अपने इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर को सर्विस एसपीवी ही देता है. और कैसे देता है? इस हाथ लिया, उस हाथ दिया, जितना आएगा सब देना होगा. एक इशू आता है इसमें, कभी कभी कुछ इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के जिनको आप सिक्योरिटाइज करा दिए, इन्वेस्टर बोल रहा हूं, ऑब्लिगर, कुछ ऑब्लिगर प्री पेमेंट कर देते हैं अपने मॉर्गेज लोन का, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट एडवांस में हो गया, वो भी पास थ्रू में चला जाएगा, एमोटाइज होके जितने उसके सिक्योरिटी होल्डर्स थे प्रोपोर्शनेटली सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा. समझे?
पास थ्रू में जो कलेक्शन ओरिजिनेटर से आया सब का सब इन्वेस्टर को पास थ्रू करना होगा। एसपीवी अपने पास कुछ भी होल्ड नहीं कर सकता, ठीक। और पे थ्रू में क्या होगा अब कि एसपीवी चाहे तो उसको होल्ड कर सकता है, ठीक, उसको कहीं टेम्पररीली री इन्वेस्ट कर सकता है, और वो चाहे तो उस पेमेंट को पहले किसी और इन्वेस्टर को, फिर किसी और इन्वेस्टर को, फिर किसी और इन्वेस्टर को दे सकता है। ऐसा केसेस कब होता है? जब वो एसपीवी और भी ओरिजिनेटर का काम कर रहा है या मल्टीपल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को लेके वो सिक्योरिटाइज कर रखा है। तो उसने पे थ्रू सिक्योरिटी जब इन्वेस्टर को इशू किया है तो इन्वेस्टर को यह समझना होगा कि मैं पे थ्रू होल्डर हूं ना, तो वो एसपीवी पहले हो सकता है रीपेमेंट किसी और को देगा। हाँ, आपका जो मिनिमम रिटर्न है वो आपको देगा, जो आपको कमिट किया वो देगा, बट प्रीपेमेंट आया तो पहले आपको नहीं भी मिल सकता है, वो अपने पास होल्ड कर सकता है, वो उसको री इन्वेस्ट कर सकता है। उस समय क्या होता है, पास थ्रू में जो ऑब्लिगर ने दिया वही इन्वेस्टर को मिला, ठीक। और पे थ्रू में हो सकता है ऐसा कि एसपीवी अपना बुद्धि से थोड़ा और बढ़ा पा रहा है कि वो री इन्वेस्ट कर रहा है, शॉर्ट टर्म का रीपेमेंट करता तो इन्वेस्टर उसका नुकसान कर देता, वो उसको री इन्वेस्ट करके कुछ और इनकम जनरेट कर रहा है और फिर पास ऑन कर रहा है। तो आपको उस समय पे थ्रू में एसपीवी का वेटेड एवरेज रिटर्न मिलता है। पे थ्रू में यू गेट इन हैंड्स एसपीवीज वेटेड एवरेज रिटर्न, बट इन पास थ्रू यू डोंट गेट एसपीवीज एनीथिंग। इन पास थ्रू जो वो दिया वो आपको मिल गया, ठीक। हाँ, आ रहे हैं, मैं प्री पेमेंट में आ रहा हूं। प्री पेमेंट पास थ्रू में भी है, देखो पे थ्रू में भी है। पास थ्रू में भी प्री पेमेंट रिस्क है, पे थ्रू में भी है। पास थ्रू में तो जो प्री पेमेंट आएगा वो सारा का सारा देना ही होगा, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा। और पे थ्रू में वो रख सकता है और उसको री इन्वेस्ट करके कुछ और भी उससे कमा के फिर हो सकता है वो सबको प्रोपोर्शनली इशू नहीं भी, रीपेमेंट नहीं भी किया, जिसको जरूरत था पहले उसको दे दिया, जैसा उसका इच्छा वो वैसा डील कर सकता है, करेक्ट। प्रीपेमेंट होने से फायदा होता है कि नुकसान होता है इन्वेस्टर को? इन्वेस्टर के एंगल से नुकसान होता है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया एक डिफाइंड लाइफ के लिए, इनकम के लिए, और प्रीपेमेंट हो गया तो आपका तो इनकम गया, करेक्ट। तो प्रीपेमेंट इज जनरली लॉस। इसी को बोलते हैं फोरक्लोजर। जब बैंक में आप करते हो ना एज एन ऑब्लिगर जाकर कि मुझे मेरा लोन बंद कराना है, बैंक थोड़ा सा चार्ज जोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो लॉस को भी रिकवर कराया जाता है थ्रू एसपीवी अगेन। जैसे इन्वेस्टर को लॉस होगा ना तो इन्वेस्टर चैलेंज कर देता है, अरे प्रीपेमेंट हो गया तो मेरे लॉस होगा, जो उसको कवर कैसे करोगे? तो एसपीवी बोल रहा है ठीक है, अगर प्रीपेमेंट हुआ तो हम लोग ओरिजिनेटर से इतना एक्स्ट्रा क्लेम करके आपको देंगे। तो ओरिजिनेटर वो लॉस को रिकवर अपने ऑब्लिगर से करता है, या प्रीपेमेंट करो, चलिए 1% एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए। बट इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। बहुत सारे ओरिजिनेटर्स क्या करते हैं, ऑब्लिगर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रीपेमेंट फ्री कर देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, विद दैट विल टॉक अगेन, बट एक बार आप इसको लिखिए कंपैरेटिवली। इसमें नंबर ए, इन्वेस्टर होल्ड्स सिक्योरिटीज ऑफ एसपीवी but has direct rights on assets. But has direct rights on assets. That is, here the cash flows are directly passed from whom to whom? From originators to investors.
इस हाथ लिया, उस हाथ दिया। इसमें लिखे नंबर ए, इन्वेस्टर होल्ड्स सिक्योरिटीज ऑफ एसपीवी। इन्वेस्टर होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ एसपीवी where SPV accumulates the cash flows received from originator and repays its investor as per its policy, as per its own policy, as per its own policy। ठीक। नंबर बी, प्रिंसिपल प्रीपेड by investors is proportionately passed to by obligors होगा, sorry, by obligors is proportionately passed to security holders। Principal prepaid by obligors is proportionately passed to security holders। इधर SPV pools all principal prepaids, all the principal prepayments and can reinvest or repay it sequentially to tranche 1 investors, tranche 2 investors, and so on। पास थ्रू में नंबर सी, ऑन कंप्लीशन ऑफ फाइनल पेमेंट all the securities are terminated। On completion of final payment, all the securities are terminated mandatorily। यहां पर ऐसा कुछ यहां पे है नहीं, मैंडेटरीनेस कुछ नहीं है, टर्मिनेट होने का कुछ नहीं है। यहां पे एक्चुअली किया क्या है, एसपीवी ने बहुत सारे एसेट्स को लेकर सिक्योरिटाइज किया हुआ है। तो एक इन्वेस्टर को जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एसेट से लिंक्ड ही नहीं है, वो बहुत सारा एसेट का वेटेड एवरेज से लिंक्ड है।
तो वहां पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता ही नहीं। यहां पर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स may be backed by different assets in a certain mix. Okay, so no such termination is required. तो जैसे एक एसेट अगर खत्म भी हो रहा है तो दूसरा एसेट वो लाके जोड़ देगा उसमें। एक तीसरा वैरायटी आता है, बीच में लिख रहे हैं स्ट्रिप्ड इन सिक्योरिटीज। स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज लिखो, स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। वैसे स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज आपके बॉन्ड में भी होता है, बॉन्ड में भी स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज होते हैं, स्ट्रिप्ड बॉन्ड्स बोलते हैं उसको, जिसमें दो तरह का सिक्योरिटी इशू किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स, यू राइट, टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर इशूड। Sorry, once you write this way, one security is stripped into two components. जिसमें नंबर ए है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज एंड नंबर बी है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज। प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज, इसको आईओ बोलते हैं, इसको पीओ बोलते हैं। एंड बोथ सिक्योरिटीज आर सोल्ड सेपरेटली, सोल्ड इंडिपेंडेंटली। ओके ऐसा वैसे बॉन्ड में भी होता है, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं डबल ऑप्शन बॉन्ड। बॉन्ड में भी होता है डबल ऑप्शन बॉन्ड, जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट का अलग बॉन्ड हो गया और प्रिंसिपल कंपोनेंट का अलग बॉन्ड हो गया। तो इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट वाज ऑलरेडी देयर इन बॉन्ड सिक्योरिटीज। नाउ इस सिक्योरिटी का एक खासियत है, इसको नंबर ए कर देना। नंबर बी, ये बहुत वोलाटाइल होता है, हाईली वोलाटाइल। नंबर सी, जैसे मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा, मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़े क्या? मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्यों? हाँ देखो, एक लॉजिक है जो आप लोग वैल्यूएशन में सीखते हो कि वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। नाउ प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटिंग रेट चाहिए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जनरली जो रेट होता है वो मार्केट रेट होता है। तो मार्केट रेट अगर डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा तो वैल्यू तो घटा ही देगा वो। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज वैल्यू जो आ रहा है वो डिस्काउंटिंग रेट को डिनोमिनेटर में रख के आ रहा है, और डिनोमिनेटर का रेट अगर बढ़ जाएगा तो वैल्यू घट जाएगा। तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज का वैल्यू घटता है। इसका रीजन ये भी है कि उस समय जो इन्वेस्टर्स ऑब्लिगर्स थे वो प्रिंसिपल पेमेंट को पोस्टपोन करते हैं। पोस्टपोन करे तो ऑब्वियसली कैश रियलाइज नहीं हो रहा तो वैल्यू घट रही है। मार्केट में रेट बढ़ रहा है, उनको सस्ता लोन और कहां से मिलेगा? मार्केट में जब रेट बढ़ रहा है वो लोग एक्सटेंड करते हैं। हम लोग बॉन्ड में इसको पढ़ते हैं इन द नेम ऑफ एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स। वो लोग एक्सटेंड करते जाते हैं, हम क्यों रीपेमेंट करें, अभी मेरे को सस्ता लोन मिला हुआ है।
मार्केट रेट बढ़ रहा है, हम पोस्टपोन करेंगे, पेमेंट को डेफर करेंगे, तो वैल्यू और घटेगी, उसमें इंटरेस्ट इन्वेस्टर ही सफर करता है। ठीक है। पीओ डिक्रीजेस, इसमें लिख लो बोरोवर टेंड्स टू पोस्टपोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। और दूसरा, मार्केट इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज का क्या होगा, वो बढ़ेगा कि वो घटेगा? इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज बढ़ता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट रेट का ही सिक्योरिटी है और उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उसको तो उतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसका वैल्यू बढ़ता है। इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज में वैल्यू बढ़ने का कारण है कि उसका जो कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट ही है। प्रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हुआ तो किसको अफेक्ट करेगा, प्रिंसिपल ओनली को कि इंटरेस्ट ओनली को? दोनों को। अफेक्ट्स बोथ। प्रीपेमेंट में तो इंटरेस्ट का भी नुकसान है और प्रिंसिपल का भी नुकसान है। इसीलिए बोलते प्री पेमेंट बैंक वाले लोग जनरली अवॉइड करते हैं, बोलते आप प्री पेमेंट मत करना है हमें। ओके, बट क्या है, उनको भी मार्केट आजकल कैप्चर करना है, उनका मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया है तो ये लोग ले लेते हैं, बट एक्चुअली वो इच्छा से नहीं लेते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि कोई प्री पेमेंट ना करे, क्योंकि उनका जो पूरा सिक्योरिटाइजेशन किया हुआ चेन है वो सब डिस्टर्ब होता है। Okay, next you come to point 11, and officially this is the last discussion, and then unofficially एक और discussion बाकी है। 11th number, pricing of the securitized instruments। प्राइसिंग माने वैल्यूएशन, कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। दो पार्ट आ रहा है, फ्रॉम ओरिजिनेटर्स व्यू एंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स व्यू। ओरिजिनेटर के लिए क्या है, एक तरह का फाइनेंसिंग है ना। ओरिजिनेटर के लिए एक तरह से तो फाइनेंसिंग ही है, रिसीवेबल्स को फाइनेंस किया है, तो उसका जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होता इन जनरल कोर्स, उससे वो प्राइस कर सकता है। आज मैं ओरिजिनेटर हूं, मुझे फंड चाहिए कहीं से, तो मैं फाइनेंसिंग करता हूं और फाइनेंसिंग का एक मेरा कॉस्ट होता है, तो उस रेट पे मैं प्राइसिंग कर सकता हूं। अच्छा, प्राइसिंग मतलब एक सिंपल भाषा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ये पूरा एसएफएम में छाया हुआ है चारों तरफ, प्राइस माने यही होता है। तो प्राइसिंग माने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, एंड इट विल बी इक्वल टू इन ओरिजिनेटर्स व्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट द रेट KO, जो उसका फाइनेंसिंग कॉस्ट होता। ठीक है। फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंगल इट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट द रेट KE नहीं बोलेंगे, KE इक्विटी शेयर होल्डर है क्या, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी, याद है तो YTM पढ़ा है तो। जो कंपनी के लिए KD है, इन्वेस्टर के लिए YTM है, यील्ड टू मैच्योरिटी, KD का ही फ्लिप व्यू। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, शुरुआत में ही समझा रहा हूं, मैं ओरिजिनेटर हूं, हालांकि मुझे फाइनेंस के लिए कॉस्ट बियर करना पड़ता है, बट ऐसा केसेस हो सकता है कि मैं इस मेथड के थ्रू कुछ प्रीमियम कमा लूं। तो प्रीमियम कैसे आता है पता है, इस दोनों में डिफरेंस होने के कारण। अगर मैं पैसे उठाता
तो मुझे कॉस्ट देना पड़ता, से वो कॉस्ट है 15%, तो मेरे लिए तो कॉस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा कम होता, प्रेजेंट वैल्यू कम आता मेरा। बट इन्वेस्टर के लिए उसका मार्केट रिटर्न है 4%, तो 4% से डिस्काउंट करेगा तो वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा, तो इन्वेस्टर को उतना दाम पे बेच दूंगा, कमा लिया ना। डिफरेंस यहां पे होने से ही कमा ले। तो ऑब्वियसली जब हम इशू करेंगे तो इन्वेस्टर एंगल से इशू करेंगे ना, हम अपने एंगल से क्यों इशू करें। मेरा कॉस्ट ऑफ फंडिंग 15% है, बट इन्वेस्टर का जो वाईटीएम का एक्सपेक्टेशन है 4% है, तो 4% से वैल्यू जब निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू बहुत आएगा, और मैं 15% से निकालूंगा तो मेरा तो वैल्यू बहुत कम आएगा। तो ये जितना डिफरेंट होगा, करेक्ट, उतना हम लोग शुरुआत में ही रिसीवेबल से कमा लेंगे। रिसीवेबल को फाइनेंस क्या कराए, बेच के प्रीमियम कमा लिए, बट ये प्रॉफिट आपको तुरंत बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, अमोर्टाइज करके रखना है ना। आपका अगर इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होगा ना कभी लाइफ में, तो वो यहां से होगा कि नहीं आई डोंट नो, वो एग्जाम में तो अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। इन फ्यूचर एग्जाम क्या अमेंडमेंट्स लेके आता है पता नहीं। तो एक मॉडलिंग होगा पूरा कि चलो एक केस स्टडी है जिसमें ये बैंक है, ये उसका ऑब्लिगर्स है, ये उनका एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, और ये उसके एविडेंस रहे हैं, एमएचपी हटाओ, टीआरआर सोचो, और मिनिमम रिटेंशन रेशियो सोचो, उसके बाद जो बच गया उसको सिक्योरिटाइज कराओ, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट इशू करो, इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, उसका प्राइस क्या होना चाहिए इशू, उसका केओ दे दिया, उसका वाईटीएम दे दिया, पूरा कैलकुलेशन। ये मॉडलिंग अगर करने को मिल गया तो समझना सिक्योरिटाइजेशन के आप एक्सपर्ट बन गए। अब आपका पूरा प्रीलिम ट्रेनिंग हो गया है, अब खाली कैश फ्लो को लेके काम करने का काम बाकी। अभी तक एग्जाम में नहीं है तो मेरे तरफ से नहीं मिल रहा है, बट वो एक हायर लेवल स्टडी होगा जिसमें आप केस स्टडी पे काम करोगे, तो पूरा फंडा क्लियर। ठीक, नंबर 12। नंबर 12 में हम लोग बात करें सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स। इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स। सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स। जैसे इंडिया में सिटी बैंक को पायनियर मानते हैं, जो पहली बार सिक्योरिटाइजेशन को इनिशिएट किया। सिटी बैंक इज पायनियर, एंड व्हाट इट सिक्योरिटाइज इट्स ऑटो लोन्स, रिसीवेबल्स। ठीक है। देन अदर लीडर्स, इंडिया का सिनेरियो आपको बता रहा हूं। अदर लीडर्स ऑफ द मार्केट आर ICICI Bank, HDFC Bank, and several NBFCs. Other leaders are they. Then there is government regulation through, एक बहुत बड़ा एक्ट का नाम है, लिखो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, AND लिखना है, AND, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एक्ट 2002 में बना था। इसका शॉर्ट फॉर्म है SARFAESI एक्ट, सरफेसी एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन, पूरा नाम याद रखने के लिए 2-3 बार रिपीट करना होगा आपको।
Securitization and reconstruction of financial asset. एसेट और फाइनेंशियल एसेट में फर्क क्या है? ये हम लोग एसएफएम का फर्स्ट क्लास में बात करते हैं। इसका वीडियो हमने यूट्यूब में डाल रखा है, हर बच्चों के लेवल करा रखा है बिफोर यू ज्वाइन एसएफएम। एसेट और फाइनेंशियल एसेट में फर्क क्या है? एसेट डिप्रिशिएट होता है, उससे पैसे आते नहीं। फाइनेंशियल एसेट इज ऑलवेज कैश जेनरेटिंग। जैसे इन्वेस्टमेंट्स आपका एसेट नहीं है, फाइनेंशियल एसेट है। रिसीवेबल आपका फाइनेंशियल एसेट है, बट फर्नीचर आपका एसेट है। तो ये एक्ट किसके ऊपर काम कर रहा है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ उसके ऊपर सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो आपको रखना है, मतलब उसका जो रेगुलेशन बनाना है कि प्रोटेक्शन रहे, ड्यू डिलिजेंस रहे, वो। नेक्स्ट, ये भी लिख के रख दो, इंडिया स्कोर्ड 70,000 crores ऑफ बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन in financial year 2016। क्रिसिल ने रिपोर्ट किया। इवन सेबी ने परमिट किया एफपीआईज को सिक्योरिटाइजेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। सेबी हैज ऑल्सो परमिटेड एफपीआईज टू इन्वेस्ट in securitized debt। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ? फॉरेन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। बड़े इन्वेस्टर को बोलते हैं। इन सिक्योरिटाइज्ड डेट ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज का नहीं, अनलिस्टेड कंपनीज में भी अलाउ कर दिया। अच्छा, अनलिस्टेड में अलाउ कर दिया तो लिस्टेड में बाय डिफॉल्ट अलाउड है। इवन मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, परमिटेड एफपीआईज टू इन्वेस्ट इवन इन सिक्योरिटाइज्ड डेट ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। जैसे मैंने बोला ना, बार्कलेस बैंक ने रेंटो मोजो का डेट ले लिया, तो रेंटो मोजो लिस्टेड है क्या? बार्कलेस बैंक क्या है? इंडियन बैंक है क्या? हो गया ना। फिर आ रहा है प्रॉब्लम्स विद सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। मतलब देयर आर सम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का लैक्यूनास जिसके बारे में बात हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत फेवरेट हैं, ये जान के रखिएगा। आप एग्जाम में इस तरह का इंडियन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करिए। पहला एक इशू है स्टैम्प ड्यूटी। जैसे मॉर्गेज बैक डेट सिक्योरिटीज अगर होंगे तो उसपे 12% स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा होगा, एसपीवी को इनकर करना होगा, तो उतना तो ऑब्वियसली रिटर्न कम हो गया ना। जैसे मॉर्गेज डेट स्टैम्प ड्यूटी goes up to 12%. But in this case, however, PTCs are exempted. अगर PTC है, पे थ्रू नहीं, पास थ्रू सर्टिफिकेट है, तो PTCs are exempted. Number B, टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब इनकम टैक्स एक्ट इसके ऊपर क्लियर नहीं है
कि एसपीवी के पास जो इनकम आया उसको टैक्स कैसे भरना है, इन्वेस्टर का जो इनकम आया वो किस तरह से टैक्स होगा, या ओरिजिनेटर के पास जो इनकम आया उसका टैक्सेबिलिटी क्या है। तो सब कंसल्टेंट अपना अपना एक ओपिनियन देते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाता है, और अभी तक उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई स्टैंडर्डाइज लॉ नहीं आया। तो एफपीआईज वगैरह जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको तो ये एक हमेशा क्वेश्चन रह जाता है कि यार हम लोग जा रहे हैं वहां इन्वेस्ट करने, कमाए तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे टैक्स क्या लग जाएगा मालूम ही नहीं। तो कोई कंसल्टेंट को पकड़ रहा है, कंसल्टेंट अपना ही ओपिनियन दे रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। ठीक है, तो यू राइट लाइक एग्जाम्पल है जैसे इसका, एसपीवी इज अ ट्रस्टी, so some are of opinion, so some consultants are of opinion, some consultants are of opinion that it should not be taxed. Others, comma देखिए, others say it should be taxed. Also, clarity is missing on income or capital gain implications arising on servicing of securities. ठीक है, नंबर सी, अकाउंटिंग। नंबर सी है अकाउंटिंग। No proper standards available, no proper standards available on incorporating recourse securities on incorporating recourse securities, although disclosure norms exist. डिस्क्लोजर का बहुत सारा क्राइटेरिया है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। गूगल करोगे ना आरबीआई गाइडलाइंस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिटाइजेशन, तो विल गेट अ स्मॉल पीडीएफ देयर यू कैन गो थ्रू। डी, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। So every originator has his own format. Number E, ill-developed debt market. As you know that these securities subscribed by the investors are debt securities. So fact is Indian market में debt market का knowledge बहुत लोगों को नहीं है। सब इक्विटी ही समझते हैं, मार्केट माने वो इक्विटी ही समझते हैं, डेट के बारे में वो समझते ही नहीं है कि वो कैसे ऑपरेट करता है।
तो इट इज लैक ऑफ नॉलेज among the investors on functions of debt market, and also missing is secondary market. जैसे इन्वेस्टर आज होल्ड कर लिया, अब उसको एग्जिट मारना है, वो कैसे एग्जिट मारेगा? एंड ऑल्सो देर इज अ मिसिंग सेकेंडरी मार्केट. इक्विटी में क्यों जाना चाहते हैं हम लोग कि जब लिया नहीं चाहिए अब तो बेच के निकल सकते हैं. देर इज अ मिसिंग सेकेंडरी मार्केट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स. Lastly, number F, ineffective foreclosure laws. There is no supportive law to prevent foreclosures. So losses due to it are inevitable. Losses due to it are inevitable. ठीक है? This is all for today's discussion. जाते जाते एक बार समरी नोट करेंगे. मैं समरी का खाली बुलेट पॉइंट्स बोलूंगा. मैं देखता हूं आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, समरी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. समरी आप भी बुलेट में नोट कर सकते हैं. मैंने 12 पॉइंट लिखा है, तो 12 पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, खाली हम लोग बुलेट नोट करेंगे. आप अपने दिमाग को देखेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये इनडायरेक्टली एक टेस्ट के जैसा है. अगर मैं एक पॉइंट का नाम बोल रहा हूं, आपको दिमाग में उसके कॉन्टेक्स्ट याद आ रहे हैं तो आपको याद है. ठीक, जब भी एग्जाम के लिए भी रिवीजन करोगे ये समरी को फोकस करोगे. ये समरी का पॉइंट्स पढ़ के सब याद आ रहा है तो यू आर रेडी फॉर एग्जाम. नहीं याद आ रहा है तो वही पॉइंट को जाके देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो. समरी में सर ने पहले बताया था शुरुआत में व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट इट इज, करेक्ट. जिसमें सर ने बोला था रिसीवेबल्स जिसके बुक्स में ह्यूज अमाउंट में है, एक ऑप्शन है लोन ले लो बट फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा. दूसरा ऑप्शन है उसको सेल कर दो, उसको सिक्योरिटाइज करवा लो. दूसरा मैंने पढ़ाया था, फ्लो में एकदम याद रखेंगे, 1 to 12 पूरा एकदम एक फ्लो है. दूसरा मैंने पढ़ाया था सिक्योरिटाइजेशन का फ्लो. सिक्योरिटाइजेशन का फ्लो लिखो, फ्लो ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. उसमें प्राइमरी पार्टिसिपेंट कौन कौन थे, नाम बोली, 4 थे. आपको यहीं पे बोलना, पीछे नहीं देखना है. प्राइमरी में कौन कौन थे? ऑब्लिगर, लिखते जाइए आप, लिखते जाइए. ऑब्लिगर, ओरिजिनेटर, एसपीवी और इन्वेस्टर्स. और सेकेंडरी में कौन कौन थे, यानी सपोर्ट रोल में कौन कौन थे? इसको बोल रहे प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात हो रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन थे, याद है क्या? चलिए, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट आपको याद आया. और ट्रस्टी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. कैसे? ड्यू डिलिजेंस करके. और क्रेडिट एनहांसर कौन करता है? क्रेडिट एनहांसर ओरिजिनेटर और समवन एल्स तो नहीं लिखेगा ना एग्जाम में. थर्ड पार्टी अदर देन ओरिजिनेटर बाय गिविंग व्हाट? एलओसी, श्योरिटी बॉन्ड्स या फिर कैश कोलैटरल्स, या फिर सब्सक्राइबिंग टू सर्टेन पोर्शन एज अंडर राइटर्स. क्रेडिट एनहांसर के अलावा और कौन था?
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और एक था मास्टरमाइंड स्ट्रक्चरर। तो इसका फ्लो एकदम आपको अगर याद रहा तो पूरा प्रोसेस ही याद है। थर्ड नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था एसेट्स एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन। एसेट्स एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन, जैसे एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे कि कैश क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ओके। और सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स, मतलब अगर हमने किसी कंपनी का सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट उठाया हुआ है तो हम उसको भी रीसिक्योरिटाइज करा सकते हैं। और लोन्स विथ बुलेट repayment of interest as well as principal. Example of that is bills receivable and some agri loans also. Okay. Fourth, MHP. What was MHP? Minimum holding period, and it is usually, for example, for a loan with maturity of 5 years, 1 year नहीं बोलेंगे, 12 repayments. If it is monthly repayment then 12. अलग अलग है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है तो 12 क्वार्टर्स तो रोक नहीं सकते आप, तो 4 क्वार्टर आएगा या 3 क्वार्टर आएगा, ऐसे अलग अलग है। एमएचपी के बाद मिनिमम रिटेंशन रेशियो क्या था? What was that? That the margin that originator is supposed to hold, it cannot securitize the entire receivable. And what is it? 5% to 10%. बड़ा लोन होने से 10%, छोटा लोन होने से 5%. Sixth, total retention exposure. Total retention exposure, which is by way of underwriting the SPV's securities. आप मैक्सिमम अपने हाथ में कितना रख सकते हो? 20% ही रख सकते हो, उससे ज्यादा आप अपने हाथ में नहीं रखोगे, आपको पूरा का पूरा सब्सक्राइब करवाना होगा, ठीक है। जैसे आईपीओ में भी ये रूल होता है, 90% अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो सारा रुपया रिफंड करना होगा, कुछ भी अपने पास मत रखना, करेक्ट। मतलब यहां पे भी वही है, 80% इन्वेस्टर आपको मिलने चाहिए, अगर वो नहीं मिले तो सब प्रोग्राम फेल। 7th, अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट। कोई भी प्रीमियम या प्रॉफिट कोई भी कमा रहा है, यानी एसपीवी कमा रहा है या फिर ओरिजिनेटर कमा रहा है, ठीक है। अगर इन्वेस्टर, अगर कोई आम आदमी है तो जैसे करे वैसे करे, लेकिन इन्वेस्टर भी अगर कोई बैंक वैंक है जिसके ऊपर आरबीआई का गाइडलाइन लागू है, तो जो भी प्रीमियम प्रॉफिट आ रहा है वो सारा का सारा अमोर्टाइज करना होगा ओवर द लाइफ। 8वां नंबर, काउंटिंग ऑफ प्रॉफिट के बाद टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। नहीं, सिक्योरिटाइजेशन तो रिकोर्स था और नॉन रिकोर्स था, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। 9वां नंबर, बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इसमें 3 हिस्से में बताया था, 3 हिस्से में, टू ओरिजिनेटर, टू एसपीवी और एक टू इन्वेस्टर। टू ओरिजिनेटर, टू एसपीवी और टू इन्वेस्टर। ओरिजिनेटर को क्या फायदा हो रहा था, कुछ याद करो? ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, reduce cost of funding, और can focus on their core activities. Then 2-3 पॉइंट से तो नहीं मजा आएगा। कैन फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटीज, देखो जाके नोट्स देखो। ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग, कैन फोकस ऑन देयर कोर, reduce financial risk, no financial risk basically, और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म को अपना मीट कर पाएगा, बिकॉज उसके पास रिस्की एसेट्स के होल्डिंग कम हो जाएंगे, करेक्ट। एसपीवी का क्या फायदा था? ही कैन क्रिएट अ पूल ऑफ सिक्योरिटीज एंड इशू देम इन ट्रांचेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क,
make it attractive even to small investors. And to investor, they can hold a diversified portfolio. They may get assured return. Then, अगर investor is supposed to meet any regulatory criteria, correct? So it can invest in securitized instruments of that sector, correct? जैसे एक इन्वेस्टर बैंक है, उसको होम लोन में क्राइटेरिया मीट करना था, मीट नहीं कर पाया, तो होम लोन का सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट होल्ड करके भी वो क्राइटेरिया मीट कर सकता है। 10th नंबर फिर था टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। कितना टाइप था? 3 टाइप्स था। पहला पीटीसी, पास थ्रू में क्या हो रहा है? पास थ्रू में क्या हो रहा है? एसपीवी सिर्फ पासिंग ऑन कर रहा है, जो कैश फ्लो ओरिजिनेटर से आ रहा है वो इन्वेस्टर को दे रहा है, और प्री पेमेंट आ रहा है तो प्रोपोर्शनेटली जितने इन्वेस्टर हैं सबको बांट दे रहा है, करेक्ट? और जैसे ही सारा फाइनल पेमेंट खत्म, सिक्योरिटीज टर्मिनेट हो जाएगा। पीटीसी के बाद पीटीएस, पे थ्रू सिक्योरिटी में क्या हो रहा है? इन्वेस्टर एक्चुअली एसपीवी का सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, फिर प्री पेमेंट आया तो एसपीवी उसको अपने प्रूडेंस से री इन्वेस्ट कर सकता है या ट्रांच वाइज रीपेमेंट कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है प्रोपोर्शनेटली सबको रीपे करेगा। पे थ्रू सिक्योरिटी में इन्वेस्टर एसपीवी के पास जितना वेटेड एसेट्स है सब में कुछ होल्डिंग ले रखा है, ठीक है? पे थ्रू में इन्वेस्टर को वेटेड एवरेज रिटर्न मिलता है, पीटीसी में जो एग्जैक्ट उस एसेट का रिटर्न है वही मिलता है, जिस एसेट को सब्सक्राइब किया उसका रिटर्न मिलता है। ये पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो। पीटीसी में इन्वेस्टर गेट्स, पीटीसी में जाके आप एक ऐड कर दीजिए, डी नंबर, इन्वेस्टर गेट्स रिटर्न ओनली ऑन the asset subscribed, और इधर क्या होगा? इन्वेस्टर गेट्स द वेटेड एवरेज रिटर्न, वेटेड एवरेज रिटर्न, बिकॉज एसपीवी माइट बी होल्डिंग डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स, और उस पे बनाकर एक कंबाइंड सिक्योरिटी वो इशू किया होगा, ठीक है? देन तीसरा था स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। स्ट्रिप्ड में 2 पार्ट हो जाते थे, क्या क्या? इंटरेस्ट ओनली और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज। हाईली वोलाटाइल होते हैं, इसलिए लोग इसमें थोड़ा से रुपए कम लगाना चाहते हैं। मार्केट रेट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही पीओ गिरना शुरू होगा, क्योंकि लोग रीपेमेंट पोस्टपोन करेंगे और इंटरेस्ट रेट सिक्योरिटीज बढ़ने लगते हैं। 11 नंबर था प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टर के एंगल से और ओरिजिनेटर के एंगल से। ओरिजिनेटर और इन्वेस्टर, ओरिजिनेटर्स व्यू और इन्वेस्टर्स व्यू, याद आ रहा है? ओरिजिनेटर्स व्यू क्या था? किस रेट पे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे? प्राइसिंग इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, इसमें उसका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो, और इसमें जो बाजार में उसको वाईटीएम मिलता, वाईटीएम ऑफ सिमिलर सिक्योरिटीज, नॉट ऑब्वियसली दिस सिक्योरिटी, क्योंकि दिस सिक्योरिटी का वाईटीएम तो इन लोग बताएंगे, तो वाईटीएम ऑफ सिमिलर सिक्योरिटीज इज इंपॉर्टेंट, वाईटीएम ऑफ सिमिलर सिक्योरिटीज, ओके? वहां पे भी अपडेट कर लेना, वाईटीएम ऑफ सिमिलर सिक्योरिटीज। देन 12 नंबर लास्टली मैंने बताया सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 70,000 करोड़ का बिजनेस है, हुआ है, सिटी बैंक पायनियर है, सारे बैंक अदर बैंक लीडर्स हैं। रेगुलेटेड मार्केट के लिए सरफेसी एक्ट है, फुल फॉर्म क्या है सरफेसी का? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। बाप रे, सबसे बड़ा एक्ट होगा पूरे इंडिया में, सबसे बड़ा एक्ट का यही नाम होगा,
सारफेसी एक्ट। ओके, और प्रॉब्लम्स का नाम बोलिए थोड़ा थोड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? स्टाम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, और स्टैंडर्डाइजेशन, और फोरक्लोजर लॉज इफेक्टिव नहीं है, और इल डेवलप डेट मार्केट। इल डेवलप मार्केट नहीं बोलेगा, डेट मार्केट। डेट का मार्केट का नॉलेज अभी भी लोगों में नहीं है। तो इसी के साथ आज साइन ऑफ करते हैं, अगले दिन फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।